अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टेबल टॉक। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज दिन भर खबरों में प्रोग्राम्स में आप पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात से मुताल्लिक कई प्रोग्राम्स देख चुके होंगे। हमने आज ये फैसला किया कि हम प्रोग्राम करेंगे इराक की सूरत हाल के ऊपर। ISIS पर और भी प्रोग्राम्स कुछ लोग कर चुके हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस पर आज ज़रा मुफस्सिल तरीके से गुफ्तगू हो और ये मामला क्या इतना आसान है कि हम इसको थोड़े से फासले पर समझकर नज़रअंदाज कर दें, या फिर उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करें कि जब हमारे यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में कुछ होता था तो कराची में बैठे लोग ये कहते थे कि शायद ये किसी जगह पर हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। लाहौर वालों का ये ख्याल था कि अगर कोयटा के हालात ऐसे हैं तो शायद लाहौर में ये मामला ना हो। तो ये तो खैर अंदरूनी हमारा मामला था, लेकिन आज पूरा पाकिस्तान इसकी लपेट में है। दुनिया के जो ममालिक हैं उनके बारे में भी जो साहिब नज़र लोग हैं, बड़े बड़े तज्जियाकार हैं, उनका ख्याल यह है कि दुनिया के मामलात, एक मुल्क में होने वाली सरगर्मी जो है वो इस तरह नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। किसी भी किस्म की डेवलपमेंट, वहाँ पर कोई शोरिश, बगावत, इख्तिलाफात, जंगें, साजिशें, अगर इस बात को सिर्फ सरफ नज़र कर दिया जाए ये सोचकर कि ये किसी और मुल्क में है ये मामला, तो ये मामला इतना आसान नहीं होता। बढ़ते बढ़ते आग दूसरे मुल्कों को भी अपनी लपेट में लेती है और हम माजी में इसका तजुर्बा कर भी चुके हैं कि हमारे अतराफ में जब दो बड़ी सुपर पावर्स की लड़ाई थी तो हाथियों की लड़ाई में घास कौन बना और उसका नुकसान किस किस को कितना हुआ। ISIS आप बहुत खबरों में सुन रहे होंगे, बार बार जिक्र हो रहा है कि इनकी पेशकदमी, अब मूसल पर कब्जा कर लिया, अब आगे बढ़ना है। ये ISIS 2006 में तंजीम बनी थी, जिसकी बुनियाद तंजीम की रखी थी अबू मौसब अज़्ज़रक़ावी ने। ISIS जो है इसका मुखफ़्फ़ जो बनता है वो ये बनता है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, या दूसरे लफ्जों में इसको दाइश भी कह रहे हैं। इसकी सरबराही अबू बकर बगदादी के पास है, जिसका क्लेम ये है कि इसने, इस शख्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि 4 साल तक ये अमरीकी फौज की कैद में रहा। इसको अलकायदा का रुकन समझ के जो है वो गिरफ्तार किया गया था और उसामा बिन लादेन से बहुत मुतासिर रहा ये शख्स। जो बुनियादी नुकात हैं इस तंजीम के, वो जरा आपके सामने रखें। इराक की तबाही का सबब और बनने के बाद अब और कितने ममालिक की बारी आनी है। उसमें यह कि नमाज मस्जिद में बाजमात होना, फौजियों और पुलिस के लिए आम माफी का ऐलान किया है, तमाम मज़ारों और कब्रों को मिस्मार करना है, सेक्युलर निज़ाम की बजाय इस्लामी रियासत का क़याम, मनशियात के खिलाफ हैं, ख़वातीन को सादा लिबास और पहनने की तलकीन और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलें। इस तरह के कुछ मुतालबात, यानी जिस तरह हमें माजी में तालिबान की सूरत में और तंजीमों की सूरत में दिखे थे, यहाँ पर भी ऐसा ही मामला है। लेकिन ये एक ऐसी तंजीम है कि जो अलकायदा और दीगर तंजीमें, उनकी भी चीखें निकल गई हैं इस तंजीम से कि ये हमसे भी जो है वो दो हाथ मामलात में आगे हैं। इराक, शाम, लीबिया और दीगर मुल्का इलाकों पर ये कब्जा करके इस्लामी अमारात रियासत का क़याम अमल में लाना चाहते हैं और मूसल पर कब्जा करके इन्होंने तकरीबन $40 करोड़ भी लूटे। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि $2 अरब से ज़ायद दौलत रखता है ये ग्रोह अपने पास। अब हमारा कंसर्न इस पर यह भी है कि दाइश का पाकिस्तान, भारत और ईरान में भी कार्रवाइयां करने का ऐलान जो हुआ है, तो क्या ये आग यहां पर भी आएगी या फिर इसको नजरअंदाज करें। इसी मामले को समझने के लिए आज हमने बहुत एलीट पैनल रखा है, अपनी अपनी शोबे के माहिरीन बड़ी अच्छी गिरफ्त रखते हैं मौजूआत पर। हमारी अभी खुशनसीबी है कि वो अपना वक्त हमें दे रहे हैं ताकि उनसे हम इस मामले को समझें। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन से ताल्लुक है, स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। ओरिया मकबूल जान साहब सीनियर तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद हैं, इस मौजू पे लिखते भी रहते हैं और भी कई मौजूआत की तरह। बहुत शुक्रिया ओरिया मकबूल जान साहब आपका भी वक्त देने के लिए। डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी सीनियर तज्जियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब से भी हम जो है फायदा उठाएंगे, हसन अस्करी रिजवी साहब से, कि इस सारे मामले को समझ सकें। सबसे पहले मैं जो है ये मामला अल्लामा साहब आपकी तरफ रखता हूं अपने दो मोअज़्ज़ज़ मेहमानों की इजाजत से। ISIS क्या है? ये एक बाकायदा तंजीम के तौर पर, और इतना उखाड़ पिछाड़ कर कर इराक के अंदर उसने नक्शा बदल कर रख दिया। ये बाकायदा एक एजेंडे के तहत काम हो रहा है या फिर जिस तरह शोरिशें बर्पा होती हैं, ग्रोह बनते हैं अपने अपने नजरियात के मुताबिक और फिर उनको फरोग कर दिया जाता है, ऐसा कोई मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है सिर्फ दाइश को इराक के पस मंज़र में नहीं देखना चाहिए, बल्कि अभी हाल ही में अमरीकी सदर ने एक टीवी चैनल को जो बयान दिया था और उसमें अपने आइंदा के मकासद को बयान करते हुए 5 ममालिक के मुश्तरका एजेंडे का बाकायदा जिक्र किया था, जिसमें अमरीका, इजराइल,
तुर्की, कतर और सऊदी अरब के नाम उन्होंने लिए थे और कहा था कि हम 5 ममालिक के मुश्तरका मफादात हैं, सीरिया में भी और इराक में भी। इस वाले से हमारा एक मुश्तरका एजेंडा है और उस एजेंडे के लिए हम काम कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं। यानी जब आप किसी सरबराह ममलकत और वो भी किसी सुपर पावर के सरबराह की इस तरह की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं तो उसके बाद आप पर वाज़ेह हो जाती है बात कि ये कोई इलाकाई मसला नहीं है, ये कोई छोटे से किसी ग्रोह का मसला नहीं है। दाइश एकदम ज़मीन से उग कर आई नहीं है, बल्कि एक ऐसा फोरम है या एक ऐसी जमात है या एक ऐसी तंजीम है जिसके पीछे ये बड़ी ताकतें मौजूद हैं और उन बड़ी ताकतों की मौजूदगी अपने अपने मफादात के लिए है। तुर्की के अपने मफादात हैं, कतर के अपने हैं, अमरीकियों और इजराइलियों के अपने हैं, सऊदियों के अपने हैं। लिहाजा इन मफादात को सामने रखते हुए एक बड़ा मसला तो यह है कि चूंकि मीडिया पूरी दुनिया में इजराइलियों के हाथ में है, सहीनियों के हाथ में है और ये बात अज़हर मिन अश-शम्स है, इसलिए वो जिस तरफ चाहें वाक़यात का रुख मोड़ देते हैं और पूरी दुनिया को तासुर वो देने की कोशिश करते हैं जो वो चाहते हैं। लिहाजा चाहे सीरिया की जंग हो, चाहे इराक की जंग हो, कोशिश ये की गई कि इसको शिया और सुन्नी की जंग करार दे दिया जाए, जबकि हकीकतन अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि शिया और सुन्नी दोनों वहां पर इस्तेमाल हुए, लेकिन ये कोई मजहबी मुनाफरत के नतीजे में वजूद में आने वाली जंग नहीं थी। सियासी मकासद थे और उन्हीं सियासी मकासद के हुसूल के लिए इन बड़ी ताकतों ने और इस्लाम दुश्मन ताकतों ने पूरी तरह से उससे इस्तेफादा किया और इस तरह के ग्रोहों की तश्कील में अपना अपना किरदार अदा किया है। और इसीलिए शायद सरफ नजर किया जा रहा है आपके नजदीक अमेरिका इस मामले में बराह रास्त मुदाखलत ना करके एक किसी एजेंडे को मुकम्मल होने के लिए इशारा दे रहा है। आप ये देखें ना कि इस वक्त सीरिया के अंदर दाइश ही को अमरीकी अगर 50 करोड़ डॉलर दे रहे हैं मदद के लिए और उनकी सपोर्ट कर रहे हैं तो खुद इस मदद से आप क्या नतीजा लेते हैं? ये खबर तो खुद BBC ने चलाई हुई है, CNN ने चलाई हुई है, तो इसका मतलब है पीछे जो कुव्वतें हैं वो मौजूद हैं और सबको पता है कि कौन कुव्वतें हैं। ठीक, ओया मकबूल की हैयत बदल के रख दी है, उसका नक्शा तब्दील कर दिया है, उसका निजाम तब्दील करके रख दिया है, तो होगा क्या? मज़ारात को हम देख रहे हैं मिस्मार किया जा रहा है। यहां तक बात की गई है कि खाना काबा से मुताल्लिक नाउजुबिल्लाह खाकिम बदन कि उसको भी जो है वो मिस्मार करेंगे और उसके बाद जो है वो मुसलमान जो है वो क्यों पत्थर को सजदा करते हैं, इस किस्म की जो बातें की जा रही हैं। अब ये नजरिया जो है वो हमें किस तरफ ले जाएगा अल्लामा साहब? अगर जिस तरह से उन्हें तकवीयत मिल रही है, ताकत मिल रही है, अब गलतियों का सद्देबाब ज़ाहिर है मुस्लिम उम्मा का फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। OIC तो सिर्फ यही रह गए, वो मैंने देखा, इसी तरीके का कुछ मामला रह गया। सो किस तरीके, अगर ये होगा तो फिर तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डिजास्टर एज नेशन, एज बीइंग मुस्लिम। हम तो एक मुस्लिम कौम के तौर पर भी तबाह हो रहे हैं। देखिए, मुश्किल हमारी यह है कि जब कभी इस तरह की कोई तहरीक उठती है, अगर उसके पीछे कोई नजरिया कारफरमा हो तो तब लोग जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस वक्त जो तहरीक उठी हुई है उसके पीछे एक सलफी फिक्र है। उस सलफी फिक्र का असर आपको अफ्रीका से लेकर एशिया तक हर जगह नजर आता है। जाहिर है ये गुज़श्ता 200 साल की पैदावार है और उसके नतीजे में जब कभी इस तरह की कोई तहरीक कहीं पर भी उठी, सबसे पहले उन्होंने मज़ारात को निशाना बनाया है, औलिया के कबूर को निशाना बनाया है और आम मुसलमानों को मुशरिक करार देकर उनकी गर्दनें उड़ाई हैं, चाहे वो कोई भी सरजमीन हो। आज से 200 साल पहले करबला पे उन्होंने कब्जा किया, वहां पर तमाम चीजें मिस्मार कर दी। नजफ पे उन्होंने कब्जा किया, तमाम चीजें मिस्मार कर दी। मदीना में तमाम मज़ारात को उन्होंने ढा दिया, सिर्फ नबी करीम का रोजा रह गया। उनको ये खौफ था कि कहीं उसका कोई रद्द अमल ना आए। यानी इस तरह की सूरत हाल तो आपको पूरी दुनिया में नजर आएगी। इसको अगर आप सुन्नी शिया जंग कहें तो यकीनन ये बहुत बड़ी ज्यादती है, ये शिया सुन्नी जंग नहीं है। हाँ, एक गिरोह ऐसा है। अब मैं जरा दूसरे हिस्से में प्रोग्राम के तो मैं जरा सवालात भी बीच में ऐड करता रहा हूं। जिस तरह डॉक्टर हसन अस्करी साहब ने भी कहा, औरिया साहब ने भी कहा कि हमारे अंदरूनी कमजोरियों की वजह से। अब नूरी अल मालकी साहब को भी ये तजावीज दी गई कि जी आप सुन्नी मसलक के भी कुछ लोगों को, ग्रोह को शामिल कर लें हुकूमत। उन्होंने कहा नहीं जी, इसका हिस्सा नहीं बनाना। रिएक्शन के तौर पे जो हुआ वो सामने आया। हमने रियासतों के अंदर भी देखा, चाहे वो शिया सुन्नी रियासतें हों, जहां माइनॉरिटीज हैं उन्हें दबाने की कोशिश की गई। इस हद तक तो नुक्ता बड़ा वैलिड है ना। अगर रियासती सतह पर आपने दबाने की कोशिश की गई, कहीं पर भी अगर अपने मुखालिफ नजरिए के हामिल लोगों को बजोर शमशीर दबाने की कोशिश की जाएगी तो उसके इस तरह के नताइज निकलते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इराक के अंदर गुज़श्ता 1000 सालों से जिन लोगों की हुकूमत रही उनकी आइडियालॉजी पूरी दुनिया के सामने है, ठीक है।
इस पूरे अरसे में लोगों को दबाया गया है, लोगों को मारा गया है। अभी आपने जब सद्दाम का डाउनफॉल हुआ तो उस वक्त आपने ये सुनी होगी खबर, और वो तहकीक भी जो मुख्तलिफ चैनल्स ने नशर की कि सद्दाम ने अपने दौरे हुकूमत में 2.8 मिलियन लोगों को कत्ल किया है, जो इराक का 10% बनता है। यानी जब कोई डिक्टेटर आता है तो वो पहले तो अपने मुखालिफिन को मारता है, फिर ये देखता है कि वो कहां पर वो किसी नजरिए की बुनियाद पर या मसलक का लबादा ओढ़कर अपने मफादात हासिल कर सकता है, वो जरूर करता है। जहां पर मसलक उसके काम ना आए वहां पर फिर वो बजोर शमशीर ये काम करता है। डिक्टेटर के मिजाज में ये बात होती है कि वो हर उस चीज से फायदा उठाता है जो उसके मकासद की तकमील में उसकी मदद कर सके। लिहाजा ये एक तरफ, लेकिन असल बात यह है कि क्या ये इलाकाई मसला है या बैनुल अक़वामी मसला है? क्या ये एक बड़े एजेंडे का हिस्सा है या फिर एक इलाके में मसला उठा और अक़वाम मुत्तहिदा ने देखा कि भाई ये मसला हो गया, अमेरिका ने देखा ये मसला हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये मुख्तलिफ छोटे छोटे जजीरे नहीं हैं, बल्कि ऊपर एक कमांड है और उनकी मर्जी के मुताबिक अफ्रीका से लेकर एशिया के इन ममालिक तक और मशरिक़ वस्ता के इन ममालिक में सिर्फ उन्हीं इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है जहां पर मुसलमान आबाद हैं। गैर मुस्लिम आबादियों में अभी इस तरह की कोई तहरीक कहीं पर भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हदफ यह है कि इस्लाम और मुसलमानों की उन बस्तियों को, उन ममालिक को निशाना बनाया जाए जहां पर उन मगरबी ममालिक के मफादात हैं। एक तरफ मगरबी ममालिक के मफादात हैं और दूसरी तरफ अरब ममालिक के उन सरबराहों के मफादात हैं जहां पर अगर जमहूरियत आती है, जहां पर अगर अवाम की हुकूमत आती है तो यकीनी तौर पर ये जो बादशाही और खानदानी हुकूमतें हैं ये खत्म हो जाती हैं। लिहाजा उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि अपने मुल्क को पुरअमन रखें और इसको डाइवर्ट करें उस तरफ जिससे वो बच सकें और इन अपने मुखालिफिन को अपनी सरहदों से बाहर रख सकें। आपने सद्दाम के हवाले से कमजोरी किसकी साबित हुई? कमजोरी हम सबकी है, इस्लाम की नहीं, तमाम मुसलमानों की कमजोरी है। चूंकि हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, चूंकि हमारे अंदर इख्तलाफात मौजूद हैं, हमारे इन इख्तलाफात से हमारे दुश्मन फायदा उठाते हैं। सद्दाम को जब ईरान पर हमले के लिए उकसाया गया और 8 साल की जंग रही तो उस वक्त क्या ये सारे ममालिक उसके साथ खड़े नहीं थे, यूरोप और अमेरिका समेत और अरब ममालिक समेत? लेकिन आखिर में जब ये जंग बंद हुई तो सद्दाम ने जाके कुवैत पर हमला कर दिया और सऊदी अरब को सबसे ज्यादा थ्रेट मिला उस वक्त, और उस वक्त फिर ये तमाम ममालिक सद्दाम के खिलाफ जमा हो गए। यानी होता यही है कि ये ममालिक एक दफा तालिबान बनाते हैं और उसके बाद उसके जरिए से अपने मकासद हासिल करते हैं, फिर तालिबान ही को मारने के लिए नई फोर्सेस भेजते हैं, एक दफा दाइश बनाते हैं, उसको पूरी तरह से प्रमोट करते हैं, जदीद तरीन असलाह देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, पूरी दुनिया से दहशतगर्दों को उनके शेल्टर में जमा किया जाता है और जब उनके वो मकासद उन तमाम इलाकों में अमन को तबाह करने की सूरत में हासिल हो जाते हैं और तेल के कुओं पर उनका कब्जा हो जाता है, उनके मफादात पूरे होते हैं, तो फिर उन्हीं को दुश्मन समझकर और दुश्मन करार देकर उन्हीं के खिलाफ फिर राय अम्मा बनाया जाता है और पूरी दुनिया की मीडिया को उनके पीछे लगाया जाता है। यानी ये बहरहाल एक आलमी एजेंडे का हिस्सा है। इसको और हम हर दफा उसका हिस्सा बन, मुसलमान उसका जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, मुसलमान ममालिक इस्तेमाल होते हैं, मुसलमान हुक्मरान इस्तेमाल होते हैं। चूंकि